दोस्तों 2024 बेहद नजदीक है और 2024 खास इसलिए है क्योंकि संविधान में लोकतंत्र का उत्सव चुनाव को कहा गया है। इलेक्शन इज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्यों ना इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हम सब जुट जाएं और इसी फेस्टिवल को मनाने के लिए आज से 2024 पर एक विशेष सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। मित्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब सहयोग देंगे, मेरी वीडियो को, मेरे विश्लेषण को सराहेंगे और अगर मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने के लिए भी कमेंट जरूर करेंगे। मित्रों, मैं दीपक कुमार अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन अपने सोशल मीडिया मंच पर करता हूं और 2024 चुनाव से जुड़ी राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या हो सकते हैं, इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन कौन से राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं और क्या हो सकता है इस चुनाव में, इन सब बातों पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। प्लीज लाइक करके मोटिवेट जरूर कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर राजनीतिक वीडियोस और समाचार से आपको कोई एलर्जी ना हो और पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, तो दोस्तों सीधा बढ़ेंगे वीडियो के मुख्य मुद्दे की तरफ और बात करेंगे 2024 चुनाव की। इस चुनाव में मित्रों आप सबों को पता है कि 2 दफे से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दफे से चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। एनडीए के गठबंधन में कई घटक दल हैं जिनके सहयोग से ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल बहुत आसानी से पूरा करती है। अभी तो सिर्फ भाजपा के 300 से ऊपर सांसद हैं जिसके चलते ये बेहद मजबूत सरकार मानी जाती रही है। ये 2019 चुनाव में भाजपा को 300 से ऊपर सीटें आई थी। 2014 में भी बहुत अच्छी सीटों के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सत्ता से हटाया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान की सरकार सत्ता पर बनी हुई है। और मेरे अपने राजनीतिक खबरों को जो मैं चलाता हूं, अपना जो अनुभव कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, हर सरकार के कामकाज को मापने का 2 पहलू होता है। हमेशा निगेटिव या हमेशा पॉजिटिव नहीं देखा जा सकता, नहीं बोला जा सकता। कुछ पॉजिटिव चीज भी होते हैं हर सरकार में, कुछ निगेटिव, कुछ कमियां भी होती हैं हर सरकार में। तो मैं पहले पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो एनडीए की सरकार का सबसे अधिक जो मजबूत मुद्दा एनडीए के सरकार लेकर उतरेगी इस चुनाव में, मुझे जैसा लगता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में भारत की तरक्की, भारत के प्रगति और भारत की ताकत का जो बढ़ा हुआ एक रूप नजर आ रहा है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। दलगत भावना से ऊपर उठकर अगर आप सब देखने की कोशिश करें तो आपको ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से भारत की अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पूछ पैठ और इज्जत बहुत बढ़ी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार की मैं अपनी नजरों में मानता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है, आप इससे जुदा राय रख सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। महंगाई, बेरोजगारी बहुत पुरानी समस्या है हमारे देश की, अभी भी बनी हुई है, यथावत है, लेकिन दुनिया भर की आर्थिक स्थिति के साथ अगर इसकी तुलना की जाए तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत हद तक महंगाई पर काबू किया गया है। और देशों की तुलना में, जहां पाकिस्तान में आपने देखा कि 300-400 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था, खाने के लिए दूध, चीनी तक की कमी हो गई थी, बाजार में 1000 रुपए किलो चावल बिकने लगे। इस स्थिति में अगर हम पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों से हर गरीब को, देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से यह भी काबिले तारीफ कार्य है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। खैर,
अगर तारीफों के पुल बांधने लगूं तो नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते करते बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। कुछ इनके गलत कार्यों की भी बखान मैं करना चाहूंगा जो इन्होंने किया है। तो दोस्तों, एनडीए सरकार की सबसे बड़ी कमी जो मेरी नजर में है वो है काले धन का मुद्दा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और इन्होंने पहली कैबिनेट में काले धन पर एसआईटी का गठन किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। मनमोहन सरकार को ही ऑर्डर दिया गया था कि काले धन के मामले पर एसआईटी का गठन करें और दुनिया में जहां जहां भारतीयों का पैसा छुपा है उसको वापस लेकर आएं। लेकिन मनमोहन सरकार यह हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को पहली कैबिनेट में ही एसआईटी का गठन हुआ, काबिले तारीफ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि 9 साल बीत जाने के बाद भी काले धन पर गठित इस एसआईटी का कोई कार्य मुझे तो नजर नहीं आया। इसने किसी भी काले धन कुबेर का नाम उजागर नहीं किया, न ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसी काले धन के कुबेर भारतीयों के उस सिंडिकेट जिसका बहुत पैसा विदेशों में जमा है, किसी का नाम बताया। मित्रों, इसे मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर मानूंगा। यह भी मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय इससे बिल्कुल जुदा हो सकती है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन और मेरी नजर में यह एक फेल्यूर है। और जब तक कि नरेंद्र मोदी जी अपने सरकार के द्वारा अगर काले धन कुबेरों के नाम उजागर नहीं करते हैं, तब तक मैं ब्लैक मनी पर बनी इस एसआईटी को निरर्थक मानता हूं। तो दोस्तों, ये तो एनडीए की बातें हो गई, और भी बहुत सारी निगेटिव चीज हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगामी वीडियोस में धीरे धीरे सभी मुद्दे लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए जो विपक्षी खेमा एकजुट हुआ है, जिसको कि इंडिया नाम दिया गया गठबंधन को, उसके बारे में। तो मित्रों, इंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे दलों का मेला है, ऐसे ऐसे दलों के लोग एक मंच पर दिखने का प्रयास कर रहे हैं जो कि किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये दल एक होकर चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और सशक्त उम्मीदवार को टक्कर दे पाएंगे। मेरी नजर में दोस्तों, ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। ये गठबंधन एक दहशत, एक खौफ में बना हुआ गठबंधन है, जिसका कोई राजनीतिक भविष्य फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। मैं एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हूं और इस नाते अपना विश्लेषण जो मैंने किया है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद गठबंधन में शामिल 26 दलों के नेताओं में कई नेताओं की भीतर ही भीतर बाँछें खिल गई कि हो सकता है प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का मौका मुझे इंडिया गठबंधन में मिले। लेकिन परसों 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाई और गठबंधन के उन तमाम नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का मुंगेरी लाल का सपना देख रहे थे। चूंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इस गठबंधन में, इस महाजुटान में, इस इंडिया गठबंधन में किसी और को अपना नेता नहीं मानेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम दुश्मन जैसे केजरीवाल, जो कि कांग्रेस पार्टी को गिन गिन कर गालियां देते फिर रहे हैं, पंजाब में और दिल्ली में, दोनों जगह पर केजरीवाल की सरकार है और कांग्रेस इनकी दुश्मन है वहां। ये कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या अपनी जनता और अपने कार्यकर्ताओं से धोखा नहीं करेंगे? मित्रों, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि गीदड़ में भी बहुत सारे गुण होते हैं, आम आदमी पार्टी तो गीदड़ से भी गई गुजरी है। इस तरह का बयान 2 दिनों पहले संदीप दीक्षित जी ने दिया है, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उनका कहना था कि शेर वापस आ गया है। वो राहुल गांधी को संबोधित कर रहे थे, और शेर जब आता है तो हाथी भी आ जाते हैं, गीदड़ भी आ जाते हैं, और इसी क्रम में इंडिया गठबंधन में कुछ गीदड़ भी आ गए हैं।
ये आम आदमी पार्टी के ऊपर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे संदीप दीक्षित जी। जब पत्रकारों ने उनसे खुरेद कर पूछा कि क्या आप आम आदमी पार्टी को गीदड़ बोल रहे हैं, तो संदीप दीक्षित, जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल हैं कांग्रेस, और इंडिया गठबंधन का एक मुख्य घटक दल है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में संदीप दीक्षित ने कहा कि गीदड़ में भी बहुत गुण होते हैं, ये गीदड़ से भी गए गुजरे लोग हैं। तो इस तरह का संबंध इस गठबंधन के मुख्य नेताओं में है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि क्या हालत होने वाली है। केरल की चर्चा करना चाहूंगा, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज एक दूसरे की दुश्मन है। कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं, नेताओं की हत्याएं होती है चुनावी रंजिश में। इस तरह का संबंध है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में केरल में। और ये पश्चिम बंगाल में ये दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन के तीसरे एक और दल ममता बनर्जी के पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। ये किस तरह का गठबंधन है कि 2-3 राज्यों में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और केंद्र सरकार के चुनाव में केंद्र में होने वाले गठबंधन में सब एक गठबंधन में जमा हो गए। ये तो बिल्कुल ही बेमेल गठबंधन नजर आता है मित्रों। नीतीश कुमार जी की अलग ही व्यथा है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को बनाने के अगुवा माने गए। इनके भी मन में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि महागठबंधन, इस महाजुटान इंडिया में मुझे एक अहम पद, अहम जिम्मेवारी मिले। लेकिन अफसोस कि बेंगलुरु की बैठक से निराश होकर आए, खफा होकर आए। यहां तक हुआ कि बेंगलुरु की बैठक में इनकी तारीफ होने के बजाय कि सबों को एक साथ लाने का श्रेय नीतीश जी को जाता है, नीतीश कुमार जी के नाम का ऐसा ऐसा पोस्टर लगा दिया गया जिससे बिहार शर्मसार हो गया। पुल के गिरते हुए फोटो, चूहों के द्वारा बिहार में बांध को खा जाने वाली फोटो, इस तरह की बिहार को लज्जित करने वाली तस्वीर, और उस पर सबसे बड़ी तस्वीर नीतीश कुमार की कि देश का सबसे अविश्वसनीय प्रधानमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार। तो इस तरह के संबंध हैं लोगों के इस महागठबंधन, महाजुटान इंडिया में। मित्रों, एक और चर्चा करना चाहूंगा कि अगर सही मायने में नरेंद्र मोदी के खौफ से ये दहशत बनी है, तो आपसी रंजिश को भूलना होगा, एक दूसरे को सहयोग करना होगा। हर राज्य में हर किसी न किसी पार्टी को, सबसे ज्यादा कांग्रेस को त्याग और बलिदान करना होगा। जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है, जहां जिस राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस चुनाव न लड़े। इस तरह का अगर कुछ समझौता इन लोगों में होता है तो शायद ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी का जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है, पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में उसको टक्कर दे पाए। नहीं तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये बेमेल गठजोड़ इंडिया एनडीए को कहीं से टक्कर दे पाएगा। मित्रों, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है और मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन एक दिन में ये पॉसिबल नहीं, इसलिए हर दिन थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा 2024 चुनाव पर। ये पहला एपिसोड था मेरा 2024 का, इसलिए अगर कुछ गलतियां हुई हो तो जरूर कमेंट में सूचित करना। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना मित्रों। 2024 चुनाव पर मेरी वीडियोज आते रहेंगे, उनको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक अपना ख्याल जरूर रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।